वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन दुनिया भर के बाजारों से है आज मिले जुले संकेत और परसों की तेजी, कल की कमजोरी के बाद आज क्या रहेगी बाजार की चाल, क्या होगी ट्रेडिंग रेंज, कहाँ होगी एक्सपायरी और क्या करें आप, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, वीकली एक्सपायरी का दिन है, ग्लोबल संकेत समझने हैं। अरे कल आप भूल गए मिडवीक ट्रेडिंग सेशन। मिडवीक ट्रेडिंग सेशन मैंने सोचा एक दिन जाने देते हैं, देखेंगे शायद कम वॉलेटिलिटी। आज ज्यादा है कि वीकली एक्सपायरी मतलब पिछला मिडवीक ट्रेडिंग सेशन चला गया। ओके, तो अब मतलब सिर्फ एक दिन और बचा है वीकेंड के लिए। एज्यूम करेंगे जैसे आज तो काम कर ही लिया हमने। चलिए आज का और पूरा दिन निकालना है ट्रेडिंग का। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बाजार इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग बाजार है ना, बिल्कुल। और समझना यही है कि क्यों है इंटरेस्टिंग बाजार, चल क्या रहा है रोज के इस एक्शन में और कहाँ रखनी है आपको नजर। बताइए सर, आज के ट्रिगर्स बड़े हैं अमेरिकी बाजारों से, और अमेरिकी बाजारों को जैसे आप देखना चाहें वैसे देख सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और बंद हुए हैं सपाट। बिल्कुल मुश्किल से 40-50 पॉइंट नीचे थोड़ा डाउ आपको बंद होता हुआ दिखाई, लेकिन निचले स्तर से बंद हुए और ऊपरी स्तर से देखेंगे तो 300 अंक गिर कर ये आपके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है। जेरेमी पावेल साहब को भी अब लगने लगा कि मंदी आने वाली है। हम सबको पहले से पता था, अब उनको भी पता है। पता पहले से होगा, शायद कह अब रहे हैं। 6 हफ्तों के निचले स्तर पर कच्चा तेल $110 के नीचे कल भी था, आज भी है, और मेटल्स में तेज गिरावट होती दिखी है, और साथ ही साथ एग्री कमोडिटीज जो है वहाँ पर भी नरमी और कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आज हमारे बाजारों की हमें करनी है शुरुआत हफ्ते के आखिरी दिन। बिल्कुल, तो बहुत सारे संकेत आ रहे हैं सर। आज वीकली एक्सपायरी पर भी आपका नजरिया लेना है। एक बार समझाइए कल हुआ क्या, क्योंकि जो परसों का बड़ा गैप था वो ऑलमोस्ट बाजार ने गिव अप कर दिया, सारी गेन्स गिव अप कर दी। कल जब हम क्लोज हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स हमें 500 अंक नीचे दिख रहा था, वो कॉन्फिडेंस पर हिट कर रहा था। उसके सामने देखिए अमेरिकी बाजार में शुरुआत बड़ी अच्छी हुई, उसके बाद और बढ़िया तेजी आई, एंड देन टुवर्ड्स द एंड सारी गेन्स गिव अप करके अमेरिकी बाजार बंद हुए। चल क्या रहा है सर ये बाजार में, मतलब दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए ऐसा हो रहा है? 100%। और दीप यही सबसे बड़ा एक्शन है कि पहले तो ये कि जब हम कल बंद हुए तो 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे और 200 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर्स नीचे थे, तो जो नीचे खुले वो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, तो खुलना ही था, बिल्कुल है ना, पता ही था। उसी हिसाब से डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, लेकिन बढ़े क्यों ये किसी को समझ नहीं आया। वहां से 600 पॉइंट नॉन स्टॉप आपका डाउ बढ़ गया, नहीं समझ में आया क्या हुआ। लेकिन घटा क्यों ये समझ में आया जब जेरेमी पावेल साहब ने बोला कि जो 2% तक हमें लानी है ब्याज दरें, और वो 2% ब्याज दरें लाने के साइड इफेक्ट्स जो होंगे वो भारी होंगे दो तरीके से। एक, नौकरियां जाएंगी पक्का, यानी कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ेगी, और दूसरा अमेरिका में आर्थिक मंदी आने का खतरा है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, जो उन्होंने मान लिया। पता हमें पहले से था, खाली उन्होंने माना है, बस बात इतनी है। देखिए अमेरिका के फेड का 2 ही काम है जी। जब महंगाई बढ़ जाए तो बस कैसे भी मार पीट के इसके नीचे लाओ, और जब नौकरियां घट जाए और मंदी आने लगे तब कैसे भी करके इसको ऊपर लाने की कोशिश करो। तो उनके पास फॉर्मूला एक ही है, उसी के बीच में झूलते रहते हैं। बढ़ी हुई महंगाई में तेजी से ब्याज दरें बढ़ाएंगे, लिक्विडिटी सिस्टम से निकालेंगे, पैसे कम कर देंगे, हाय तौबा चलो नीचे आ जाओ। जब बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, 4% 5% आपकी बेरोजगारी बढ़ जाती, कभी कभी 6% तक भी गई है, उसके बाद और ग्रोथ आपकी बिल्कुल कम हो गई, तो चलो ब्याज दरें काटो, जोर से 0 तक ले आओ, पैसा बांटो, पैसा लिक्विडिटी सिस्टम में डॉलर छापो, वापस। यही काम करते हैं, मतलब ईमानदारी से आप और मैं बन सकते हैं फेड चेयरमैन, अगर इतना ही करना है बिना दिमाग लगाए, क्योंकि वो प्लानिंग ही नहीं है, जिस समय जो दिखता है वो करिए। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आगे इसके क्या है, अब पहली बार फेड चेयरमैन पब्लिकली ये मान रहे हैं कि मंदी आ सकती है। नहीं तो किसको नहीं पता कि अगर आपको 2% इन्फ्लेशन लाना है, आप 8.5-9% पे इन्फ्लेशन पे है और 1% ब्याज दरों पे है, ये बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। मतलब इसने ना वो मतलब काबू से बाहर होने दी, सोचा कि ये तो ट्रांजिटरी है, आ जाएगा नीचे। अब ठीक है, कहने के लिए आप कह सकते हैं कि रशिया यूक्रेन भी आ गया, उससे भी फर्क पड़ा, ये सारी चीजें हैं, लेकिन शायद, और हम भी हाइंडसाइड में कह सकते हैं कि आपने गलत किया, नेचुरली क्रिटिक्स का काम भी होता है, लेकिन इसमें तो कोई डाउट नहीं, जिस तरह से हैंडल किया उससे तो बेहतर कर ही सकते थे। इतना भी मतलब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इससे तो हमारे आरबीआई गवर्नर अच्छे हैं बहुत, जिन्होंने समय से पहले ब्याज दरों को घटने से रोका, जरूरत लगी तो मिड टर्म पॉलिसी लाकर बढ़ाया भी, हालांकि उन्होंने भी झटके दिए, उन्होंने भी पहले संकेत ऐसे नहीं दिए कि ऐसा करने वाले हैं, लेकिन फिर भी फेड से तो बहुत बेहतर है। अब रहा सवाल अमेरिकी बाजारों का, कल के सेशन में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं।
कल ढेर सारी ऐसी कमोडिटीज है जिनके दाम कई महीनों के निचले स्तरों पर पहुंचे। एक चीज तो एक अमेरिका में कल जो टैक्स कम किया है वहां पर पेट्रोल डीजल गैस के दामों में जो टैक्स कम किए हैं अमेरिका ने, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी आपने कम किए, लगभग उससे 1% अमेरिका का इन्फ्लेशन नीचे आएगा। 1% बहुत होता है। हाँ, ऐसा आप देखो, अब देखो आप ये सोचो 2% का 8.5% है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। आपको 8.5% से गिनना है कि कितना नीचे हो सकता है, तो 1% इन्फ्लेशन आपका वहां से नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज, कच्चा तेल 6 हफ्तों के निचले स्तरों पर है, कॉपर 16 महीनों के लोएस्ट लेवल पर, निकल 4 महीनों के निचले स्तर पर, चांदी तो छोड़ दो, चलो इससे इन्फ्लेशन नहीं होता, गेहूं 4-4.5 महीनों के निचले स्तरों पर है, पाम तेल 6 महीनों के लोअर लेवल पे, सोयाबीन 6। तो अब कमोडिटीज के दाम तेजी से घट रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम वही है जो हम कल बात करते हैं कि इन्फ्लेशन आपका लिस्टेड तो है नहीं कि आप ट्रेड करना शुरू करें, है ना, मजा आ जाता, नहीं तो तुरंत ट्रेड करना लोग शुरू करें कि इन्फ्लेशन नीचे आने वाला, शॉर्ट करो, राइट। सो अब इसका इफेक्ट आपको 2-3 महीने में दिख जाएगा। अगले आंकड़े जैसे जैसे आने शुरू होंगे, जैसे जैसे ये दाम, अभी क्या होता है 2-3 महीने भी क्यों, वो भी समझ लीजिए। अभी जो दाम घट रहे हैं वो फ्यूचर्स में घट रहे हैं, राइट। फ्यूचर्स के दाम आपको स्पॉट मार्केट में शिफ्ट होते हुए दिखते हैं। स्पॉट मार्केट में जो दाम कम होते हैं उसकी कैलकुलेशन होकर वो जब आपके इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हैं तो एक थोड़ा सा लेग पीरियड होता है, थोड़ा सा समय लगता है। वो समय आकर आपको महीने 2 महीने में इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिखेगा, बशर्ते कि इसी के आसपास रहे। मेरी समस्या एक ही है कि कच्चा तेल 100 से 120 की रेंज में जो झूल रहा है, $100 या इसके नीचे जाए तो थोड़ी राहत मिले, क्योंकि $110 पे वो कंफर्ट नहीं आता कि ये वापस 120 नहीं जा सकता। जी, करेक्ट। सो बाकी ठीक है। सो आई थिंक खाली इंडेक्स के बाहर अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ अच्छा हुआ है अमेरिका में कल, बिल्कुल। और अगर जेरेमी पावेल साहब ने कल ये माना और जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार गिरे 300 पॉइंट ऊपर से, ये मंदी आ सकती है, तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम मानेंगे नहीं कि प्रॉब्लम है तब तक हम उसका सोल्यूशन ही नहीं ढूंढेंगे, है ना। डिनाइल में रहेंगे तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। अरे भाई खराब चल रहा है तो बोलो हाँ खराब चल रहा है, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। तो आई थिंक ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे चलेंगे। सेम हमारे बाजारों का भी यही हाल है, सेम अमेरिका का भी यही हाल है, ऊपर नीचे वोलेटिलिटी, थोड़ा सा नए ट्रिगर्स की तलाश है। बट ओवरऑल अमेरिका के संकेत थोड़े बेहतर हैं। 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे था, 200 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर्स नीचे थे कल 3:30 बजे, उसके मुकाबले में हम काफी कम घटे हैं। अभी थोड़े बहुत डाउ फीचर्स नीचे है, लेकिन कोई खास ऐसी चिंता की बात नहीं। लेकिन ओवरऑल संकेत, जिन चीजों से आपकी महंगाई रुकनी है उनके दाम तेजी से घट रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट महंगाई पर अब आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। सेंट्रल बैंक्स ने जो करना था वो करा है, कमोडिटीज कूल ऑफ हो रही हैं, उसका भी राहत है। अभी भी देखिए 108 पर आ गया ब्रेंट इस समय, यही 2 दिन पहले 113 पर था। पिछले हफ्ते यही काम आएगा दीप अपने, यही काम आएगा। रोज इसी का अगरबत्ती लगाओ और पूजा करो इसकी। ब्रेंट नीचे आए, हमारे लिए यही सबसे जरूरी है। बिल्कुल, और अच्छी राहत की बात है। 102 पर आपको नाइमेक्स भी आते हुए दिख रहा है। अच्छा सर, हमारे लिए आपने वैसे एक चीज़ कही हुई है, अभी ये रिलीफ रैली थी, बिलीफ रैली में कन्वर्ट होना बाकी है। कल ऑलमोस्ट परसों की सारी गेंस गिव अप करी दी थी, 15,400 पर वापस आ गए। इंडेक्स के साथ ही रहना है यहीं पर इस समय, अगर सेफ्टी, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, या फिर क्या करना है इस समय? 100%। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें है ना, आप बाई चॉइस नहीं, बाई कंपल्शन सीखते हैं जी। आमतौर पर जो भी ट्रेडर्स हैं, और स्पेशली पिछले 1.5-2 साल में जो नए नए ट्रेडर्स आए हैं, उनकी बाई चॉइस स्टॉक्स में ट्रेड करने की होती। क्योंकि ना आप, मैं भी जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो सब लोग यही पूछते हैं, या तो 2 चीज़, मार्केट का डायरेक्शन पूछेंगे। मार्केट का डायरेक्शन पूछने में क्या होता है, ऊपर नीचे किधर जा रहा है, क्या है, बस ना। बहुत, अगर समझो 10 लोगों ने मार्केट का डायरेक्शन पूछा तो 1 या 2 आदमी ऐसे होंगे जो लेवल पूछेंगे कि सर किस कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक ये। बाकी ब्रॉडली मार्केट का डायरेक्शन में। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो स्टॉक्स पूछते हैं, कौन सा स्टॉक्स लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अभी जो पिछले 2-2.5 साल में नए ट्रेडर्स आए हैं, ये सारे के सारे स्टॉक्स वाले हैं, और आपने स्टॉक्स में ट्रेड करके अभी तक पैसे बनाए जी। क्यों? कि आपके स्टॉक्स में पैसे बन रहे हैं। भाई जो चीज में आपका चल रहा है, आप नया क्यों सीखने की कोशिश? एग्जैक्टली। ये जो पिछले 2-2.5 साल में ट्रेडर्स नए आए हैं, इनके लिए ये गोल्डन पीरियड है कुछ नया सीखने का। और ये नया सीखना है आपको ट्रेडिंग इंडेक्स में, अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है तो। जो ट्रेडर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टर्स है वो तो ठीक है, जिनको ट्रेडिंग करनी है बाई कंपल्शन, जो ट्रेडर हैं और करी गई। तो मेरा ये कहना है कि ये वो समय है जब आपको स्टॉक्स छोड़ के इंडेक्स में ट्रेड करना है, पॉइंट नंबर 1। और इंडेक्स की ट्रेडिंग सीखने का ये बेस्ट समय है।
क्योंकि अभी तो आपके पास मजबूरी के स्टॉक्स में, अब देखिए क्या होता है दीप के, जो स्टॉक दिन के लोएस्ट लेवल पर 10% नीचे बंद हुआ है, नेक्स्ट डे 3% ऊपर खुलता है। जो लोएस्ट हाईएस्ट लेवल पे बंद हुआ है वो कुछ अलग खुल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी चाल के विपरीत खुला, तो उसमें जो रिस्क है, आज निफ्टी भले ही चलो समझो लोएस्ट लेवल पे बंद हुआ है, लेकिन 3% ऊपर तो नहीं खुल रहा ना जी, एग्जैक्टली करेक्ट। तो वहां पर आपकी रिस्क लिमिटेड है। और अगर आपने इंडेक्स ट्रेडिंग में महारत हासिल कर ली तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका स्ट्राइक रेशियो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स को मैनेज और मैनिपुलेट करना या इंडेक्स में खबरों के दम पर बड़ा एक्शन होना बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अच्छे से अच्छा स्टॉक है, आपने टीसीएस कल डे हाई पर बंद हुआ है, आप लेके गए, लेकिन अचानक से आज किसी फंड का सेलिंग का मूड हो गया, तो इंडेक्स कोई फंड बेचेगा तो भी कितना बेचेगा, क्या बेचेगा? एक फंड के बेचने से इंडेक्स ऊपर या नीचे नहीं होता, करेक्ट। सो आई थिंक ये सही समय है जब आप इंडेक्स में ट्रेड करें। पहली चीज, ऑप्शंस ट्रेड करना सीखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ऑप्शन में ट्रेड किया जाए जहां रिस्क भी कम है और पैसा बनने की संभावना। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस वक्त ये उन ट्रेडर्स के लिए जो स्किल्ड है, ऑलरेडी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ये तीसरी चीज। ये दो चीज तो उन लोगों के लिए जो इंडेक्स में अब तक ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। तीसरी चीज जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप जब एक्सट्रीम मूव देखे बाजार में बड़ा, ये बात हमने पिछले हफ्ते भी की, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए, जिस समय ऐसा लगे कि बहुत तेजी होने वाली है, तब आपको ऊपर के लेवल पे बेचना है या आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दीजिए, राइट। जिस समय ऐसा लगे कि बस बाजार तो खत्म गया, तब आपको वहां खरीदना है या आउट ऑफ द मनी पुट बेच देना है। गॉट इट। आप फॉर एग्जाम्पल, आप 15,200 आए, 15,200 पे 14,800 लगेगा। 15,200 पे कोई नहीं बोल सकता कि 2 दिन बाद 15,700 दिखेगा, एग्जैक्टली, करेक्ट, एग्जैक्टली। तब आपको 14,800 का पुट बेच देना है, 400 पॉइंट का कंफर्ट आ गया, राइट। वो पैसा आपका बन जाए। 15,700 पे आप पहुंच गए, उस समय लगेगा 16,200 होने की तैयारी है, तब आप 16,200 का कॉल बेच दीजिए। आसान काम नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये उन लोगों के लिए ऑलरेडी ट्रेड करें, स्किल ट्रेडर्स है। और ज्यादा रिस्क लेने की ताकत तो आप फ्यूचर बेचिए। फ्यूचर बेचने का भी तरीका है, टुकड़ों में, एक ही जगह सारा नहीं बेचना है। और इसलिए आजकल मैं बार बार ये कहता हूं कि 2 या 3 टुकड़ों में बेचिए, 2 या 3 टुकड़ों में लीजिए, क्योंकि वोलेटिलिटी जिस तरह की है, आप 100% श्योर होकर बोल नहीं सकते कि यही रुकेगा, करेक्ट। 15,425 पे रुकेगा, 375, 350 से 300 तक जा सकता है। रेंज जो आ रही है रुकने की वो 150 पॉइंट की आ रही है, रेंज जो आ रही है बेचने की वो 150 पॉइंट की आ रही है। तो आपको टुकड़ों में खरीदना है, टुकड़ों में बेचना है, ये स्किल ट्रेडर्स के लिए और उनके लिए जो एक से ज्यादा लोड कर सकते ट्रेड, करेक्ट। उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन कीजिए, आपके पैसे बन जाएंगे। ये मार्केट से ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि बाजार में वोलेटिलिटी रहे। अगर निफ्टी 50 ही पॉइंट में दिन भर टाइम पास किया तो आप कैसे कमाओगे? 150-200 पॉइंट में बैंक निफ्टी ट्रेड करके बंद हो गया तो कैसे कमाओगे? और तब आपको लगता है कि मैं कॉल राइट करके बना लूंगा या पुट राइट कर, नहीं बनेगा, क्योंकि पुट और कॉल में प्रीमियम भी कम हो जाएगी। करेक्ट। राइटर को तो ज्यादा प्रीमियम चाहिए। सो इसलिए स्किल ट्रेडर्स के लिए भी अभी ऐसा मार्केट है, आप रेंज के ऊपरी एंड पर टुकड़ों में बेचिए, निचले स्तरों पर टुकड़ों में लीजिए, आउट ऑफ द मनी के पुट और कॉल बेचकर पैसा, ये मार्केट आपको इंडेक्स में बहुत अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। कोशिश तो करिए मेरे बोलने पर, करेक्ट, थोड़ा करिए, होगा। और अगर आपकी करते करते 5-7 दिन में हाथ जम जाए, एक्सरसाइज बन जाए और 5-7 दिन में आपको समझ में आ जाएगा नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं, वो भी हो सकता है, हमसे ना हो पाएगा, करेक्ट, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार ट्राई करके देखिए, स्टॉक से इंडेक्स में शिफ्ट होकर। जो नए ट्रेडर्स हैं, जो स्किल ट्रेडर्स हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी को ऊपर और नीचे के एंड पर टुकड़ों में करके आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस राइड करके देखिए। रिस्क होती है, हमेशा होती है, लेकिन उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आप स्किल ट्रेडर्स हैं, कई सालों से कर रहे हैं। ये मार्केट में भी पैसा बन सकता है अगर इस तरह से करना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए। अच्छा, आज तो वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक बार इस पर भी आपकी राय लेना चाहूँगा। आज का सेटअप समझें तो वॉलेटाइल वीक रहा है, ये एक्सपायरी के लिए कुछ व्यू? दीप, कुछ मतलब खास करने जैसा है नहीं। मतलब एक्सपायरी में ऐसा अब तो खैर वीकली एक्सपायरी में भी इतने वॉल्यूम्स और इतना सब कुछ होने लगा है कि मंथली एक्सपायरी जैसे इंपॉर्टेंट होने लगी है। 15,200 के आसपास सपोर्ट है, 15,700-800 के आसपास रुकावट है। तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, हम छोटी रेंज में ही रह जाएंगे। तो एक्सपायरी के लिए आज से डेटा भी एकदम स्टेबल है, बैलेंस्ड है। तो न बहुत तेजी सोचनी है, न बहुत मंदी सोचनी है। और अगर हो जाए रेंज के किसी एक तरफ पहले आ जाए तो वहां पर आपको कॉन्ट्रा कॉल लेके ट्रेड करना है, सिंपल सी बात ये। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो आज के संकेत बता दूं? बताएं सर। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर रखें,
एफआईज के संकेत भी 2 दिन से न्यूट्रल है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। एक चीज अच्छी है दीप, जो हमें घरेलू फंड्स को क्रेडिट देनी चाहिए, वो ये है कि 2 दिन से एफआईज ने बेचना कम किया है, उसके बावजूद लोकल फंड्स खरीद रहे हैं, उन्होंने हाथ नहीं रोका है। बिल्कुल, नहीं तो वो भी हाथ रोक सकते थे कि अच्छा एफआईज बेचना कम करे तो हम क्यों करें। सो अल्टीमेटली हमारे बाजार चलेंगे तो 2 कारण से। एक तो मैंने कच्चा तेल आपको बता दिया, कोरिलेशन, और कल किसी ने मुझे ट्वीट भी किया था 2-3 लोगों ने कि सर इतना आसानी से आपने हमें समझा दिया कि अब हमें कोई टेंशन नहीं, हमें खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे मार्केट को कैसे देखना है। सो बिल्कुल कि 120-125 कच्चे तेल पे तो हम बहुत खराब है, 100 के आसपास है तो न्यूट्रल है, 70-80 आ गए तो हमें तेजी करनी है। एग्जैक्टली। इसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए, अगर इसके साथ एक कॉम्बिनेशन ऐसा मिले कि जहां एफआईज की बिकवाली का प्रेशर $120-25 के आसपास ज्यादा है, 100 के आसपास थोड़ा न्यूट्रल सा हो गया अभी, और $70-80 क्रूड आया, एफआईज खरीदने लग शुरू करे, तो भरपूर तेजी करनी। तो एफआईज की सेलिंग प्रेशर हम एब्जॉर्व कर रहे हैं। अब पहले कौन हाथ रोकेगा, एफआईज बेचना रुकेंगे या हम खरीदना रुकेंगे, इसका जवाब मेरे पास है नहीं। राइट, ये वक्त बताएगा। सो अगर उसका जवाब मिलता दिखे तो तेजी हमारे मार्केट में 2 वजह से होगी, एक कच्चा तेल के गिरने से, दूसरा एफआईज की सेलिंग रुकने से। और अगर दोनों साथ साथ हो गए तो फिर वसीम साहब के लेवल आने शुरू हो जाएंगे। फिर तो मूव आ जाएगा। हाँ, और अगर दोनों साथ ऐसे हो गए कि कच्चा तेल 120 और एफआईज की बिकवाली, तो आशु जी के लेवल आने शुरू हो जाएंगे। हमें वहां रखना है ना सर। ये और अच्छे से समझा दिया ताकि सबको समझ में आ जाए आराम से क्या होना है। अंडरस्टूड। तो ठीक है, ये सारे सेंटीमेंट, एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड नेगेटिव है। अब आइए आज के सपोर्ट लेवल्स बता दूं। 15,350, 15,425 तुरंत निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे गए तो 15,175 से 15,300 खरीदारी की जगह है। 15,500, 575 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, पार किया तो 15,625 से लेकर 15,700 की रेंज, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली होनी है। बैंक निफ्टी 32,550 से 32,750 आपके लिए है सपोर्ट जोन, इसके नीचे जाएंगे नहीं, गए तो 32,300 से 32,425 मजबूत खरीदारी की जगह। फ्रेश कमजोरी 32,250 के नीचे होगी, नहीं तो जितने कमजोर हैं उतने ही है। ऊपर की तरफ 33,100, 33,200 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। कल का हाई 33,100 है, परसों का क्लोजिंग 33,200 है, वहाँ हल्की फुल्की रुकावट की जगह। इसके ऊपर 33,300 से 33,600 थोड़ी सी बड़ी रेंज दे रहा हूँ 300 पॉइंट की, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्ट सब कुछ करना है। अंडरस्टूड सर, ठीक है। ये तो जहां तक बड़े लेवल्स की बात है। अच्छा, दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 15,425 के आसपास बंद हुए, पहला सपोर्ट लेवल यही है। इसके नीचे 15,375, 350 दो छोटे लेवल्स हैं, 15,300, 15,200 और 15,175 फाइनल लेवल। इसके नीचे के मैंने दिए नहीं है, हालांकि वीकली एक्सपायरी के लिए दिन देने चाहिए थे, आलस आया नहीं दिए। ठीक है सर, इससे ज्यादा की जरूरत ना पड़े, बस आशा करते हैं 200-250 पॉइंट का क्वेश्चन है, बस वहीं पर रुक जाए तो ठीक है, और गैप से खुल के थोड़ा हो सकता है फिर हमारे लिए क्वेश्चन बन जाएगा। ऊपर की तरफ 15,500, 550 और 600 ये 3 लेवल है। 625, 675, 700 बड़े मीडियम लेवल। इसके पार निकले तो 735, 775 संभावना कम है कि हम 15,700 के पार निकलेंगे। 300 पॉइंट भी बहुत होते हैं आज। बैंक निफ्टी 32,850 पे बंद हुए, तुरंत सपोर्ट है 32,850, 750 और 703 छोटे सपोर्ट है। 625 और 550 मीडियम सपोर्ट है, और 32,425, 32,300 बड़े सपोर्ट है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ पिछले हफ्ते के लोज जो 32,300 के वो बैंक निफ्टी पर आसानी से टूटेंगे नहीं। ऊपर कितना जा सकते हैं? 32,925 पहली रुकावट की जगह, और उसके बाद है 33,100, 33,200 ये 3 छोटे लेवल है। 33,300, 350 और 400 मीडियम लेवल है। 33,550 और 33,600 फाइनल लेवल है। 33,625 के ऊपर निकले तो फिर फ्रेश तेजी, खरीदारी, मजबूती और देखेंगे। ये आपके लिए ऊपर के लेवल। ठीक है। अच्छा, ये समझाइए सर, कल का जो एक्शन हुआ है उसमें एक ही दिन में हम देखा पीसीआर तो वापस काफी कंफर्टेबल हो गया, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन में ज्यादा बदलाव नहीं आया, तो ये थोड़ा समझाएं सर। कल का 2920 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में एफआईएस ने, तो एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर रुक नहीं रहा दी, और इसलिए इस वजह से भी आपको ऊपर के लेवल पर जब तक ये डेटा ना सुधरे बेचते तो रहना ही है। 760 करोड़ के इंडेक्स भी बेचे, थोड़ी सी इंडेक्स में पोजीशन उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग की है, थोड़ी सी शॉर्ट भी बनाई है। 830 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो एफआईएस के आंकड़े तो वापस से खराब हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़े कम खराब है। घरेलू फंड ने 1860 करोड़ की खरीदारी की, ये आंकड़े अच्छे हैं। तो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आपकी 22% से घटकर 21% आई है, लेकिन है अभी भी लोअर साइड पर। पुट कॉल रेशियो 1.8 से 81 आ गया, ये बढ़िया चीज है। पुट कॉल रेशियो आजकल तुरंत ही कम हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। इसका मतलब क्या, कॉन्फिडेंस की कमी सब में है। खराब हो जल्दी जल्दी बेचो, अच्छा हो जल्दी जल्दी खरीदो, मतलब वो माइंडसेट ही ऐसी होगी कि सबको 2020 खेलना है। मतलब टेस्ट अब अगर 3-3 महीने आईपीएल चलेगा, 2-2 महीने, तो टेस्ट मैच के प्लेयर पैदा कहाँ से होंगे हिंदुस्तान में?
मतलब 4 घंटे का गेम है और आप बोलो को 5 दिन खेलना है, तो 5 दिन की टेम्परामेंट वाले क्रिकेटर मिलना ही मुश्किल है आपको। करेक्ट। यही वाला हाल है अभी मार्केट में भी, ऐसे ही हो रहा है कि कौन लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो गया जो ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म मतलब कल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ पोजीशन, मतलब कल के लिए नहीं तो 3.5 तक तो सब करना है। इसीलिए पुट कॉल रेशियो इतना वोलेटाइल है, एक दिन में 25-30 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। आज तेजी का मूड है ऊपर, आज मंदी का मूड है नीचे। सो ये वैसे ही आई थिंक सर जो आप भी पॉइंट कह रहे थे कि अगर ज्यादा लोग इंडेक्स में ट्रेड इस समय करने आते हैं तो फिर स्किल का भी फर्क पड़ता है, तो वो ज्यादा लाइट हैंडेड रहेंगे, इमीडिएटली वो छोटे गेन या छोटे लॉस पर निकल जाएंगे। शायद वैसा भी होगा। हाँ वो है, एल्गो ट्रेड है, डे ट्रेडर्स हैं, मशीन ट्रेड्स बहुत हो रहे हैं, तो इन सब के चलते ना बड़ा वोलेटाइल हो गया पुट कॉल रेशियो, क्योंकि मशीन ट्रेड्स में तो इमोशंस होती नहीं ना, इमीडिएटली लेवल आता है, भाव ही है, भावनाएं नहीं है। एग्जैक्टली भाव आया ले लो, भाव आया बेच दो, है ना। एग्जैक्टली तो इमोशंस का, भावनाओं का कोई काम ही नहीं है। और जबकि हम तो आज तक यही पढ़ते आए हैं 30 साल से कि मार्केट पूरी भावनाओं का खेल है, ग्रीड एंड फियर। करेक्ट। पता नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि ऐसा माहौल आ गया है कि मार्केट में भावनाओं का योगदान कम से कम हो गया है एल्गोरिदम पर। बिल्कुल, जय हो। ओके, पीसीआर लाइट कंफर्टेबल है और इंडिया विक्स अनचेंज है, ये कोई परेशानी नहीं है। लॉन्ग पोजीशन स्टॉप लॉस निकालने में आज थोड़ी मुश्किल हुई है दीप मुझे, मैं मतलब सोचने पा रहा क्या रखना चाहिए। 15,275 मैंने रखा है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, छोटा रखा है। बड़ा रखना है तो 15,175 भी रख सकते हैं, और छोटा रखना है तो 15,375 भी रख सकते हैं। तो 3 स्टॉप लॉस आपके निकल के आ रहे हैं, 15,175, 15,275, 15,375। जो अपनी श्रद्धा के हिसाब से आपको जो रखना है रखिए। मेरा 15,275 है, बीच वाला। बैंक निफ्टी 32,600 है, इसमें भी 3 निकल कर आ रहे हैं। 32,300 भी रख सकते हैं आप। क्लोजिंग बेसिस पे तो 32,600 ठीक है। इंट्राडे में आप चाहें तो 32,750 रख सकते हैं, 32,600 रख सकते हैं और 32,300 रख सकते हैं। तीनों में से जो आपको ठीक रखे लगे रखिए। या मैं आज आपको दे रहा हूँ छूट, जिस दिन मुझे छूट नहीं देनी होती स्टॉप लॉस में मैं साफ बोलता हूँ, आज आपको छूट है। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस 15,800 का दिया है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। आपको छोटा रखना है 15,725 रख सकते हैं, और छोटा रखना है 15,575 रख सकते हैं। 3 स्टॉप लॉस है, आपको जो मर्जी आए रखिए। ठीक है। बैंक निफ्टी 33,625 का स्टॉप लॉस है, छोटा रखना है 33,125 का रख सकते हैं। बड़ा रखना है 33,625 का, आपकी मर्जी पर, मैं आपको दोनों दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्टॉप लॉस हो गया आपका। अंडरस्टूड। नई पोजीशन सर खरीदना है निफ्टी 15,200 15,350 की रेंज में आए, बेस्ट ट्रेड यही बनेगा दीप। इस रेंज में आए 350 पे लीजिए, 300 पे लीजिए, 200 पे लीजिए, 3 टुकड़ों में 15,100 का स्टॉप लॉस। ठीक है। और टारगेट जो बनेगा, नहीं एक मिनट, एग्रेसिव ट्रेडर्स पहले है क्या? नहीं, एग्रेसिव ट्रेडर्स वाला बांध गया तो चलिए यहाँ एग्रेसिव ट्रेडर पहले लीजिए। पहले मैं ये बता दूं, पहले तो ये कि एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो आपके लिए निफ्टी खरीदारी करने के आए 15,350 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट जो बनेगा 15,500, 550, 600, 625, 675, 700, 735 और 775 तक के। 700 क्रॉस करेगा? कर भी सकता है, कोई बड़ी बात है। आज ना करे कल कर ले, हो सकता है। एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर का है ना, रेडी तो आप ऊपर का चांस ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, रेंज के लिए इंतजार करें जो ज्यादा सही है, रुकिए आराम से। और देखिए डाउ फ्यूचर थोड़े नीचे है, समझो 150-200 नीचे हो जाए डाउ फ्यूचर। ठीक है, तो आप आराम से इंतजार कीजिए ना, आएगा नीचे आपका, और वो आएगा आपका 15,200 से 15,350 की रेंज में, तब लीजिएगा। 350 पे एंट्री करो, 300 पे भी लो, 200 पे लो, स्टॉप लॉस 15,100 का होगा आपका। क्लियर है? क्लियर है। तब आपके लिए खरीदारी करने की राय है 15,425, 15,500 दो छोटे टारगेट हैं, 15,550, 15,600 दो मीडियम टारगेट है, 15,650, 15,675 फाइनल टारगेट। ये आपके लिए निफ्टी में खरीदारी करने की राय नॉर्मल ट्रेडर के तौर पर जो आपके सामने आ गई है। अब आइए बेचना। बेचना जितना 15,700 के पास बेच पाए उतना आप सक्सेसफुल होंगे। 600, 625, 675, 700, 15,550 से मूड बनाइए। कल का आइए 15,565, वहां पर मूड बनाइए। अगर समझिए वहां से आप 15,550 के आसपास पहुंचते हैं, ठीक है, और डाउ फ्यूचर आपका यही है, बेच दीजिए। अगर डाउ फ्यूचर 200 ऊपर हो जाए तो फिर आपको और इंतजार करना है। राइट। या क्रूड आपका 105 है और आप 15,550 पे तो नहीं बेचना है, फिर आप इंतजार कीजिए। क्रूड 112 है और 15,550 तो यहीं बेच दीजिए। करेक्ट। तो वो आप कॉम्बिनेशन लगा के देखिए उस समय की क्या सिचुएशन है। ठीक है ना। बेचने की रेंज ये है, 550 से सोचना शुरू कीजिए, 600, 675, 700 तक बेचिए। 800 का स्टॉप लॉस होगा आपका।
टारगेट जो बनेंगे 15,500 425 दो छोटे टारगेट, 375 350 मीडियम टारगेट है और 15,300 15,200 फाइनल टारगेट, ये निफ्टी पर बिकवाली करने की राय। अंडरस्टूड। तो ये जो 200 से 800 की एक बड़ी रेंज है, उसी के बीच में आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी खरीदारी की राय है, जहां तक आज के निफ्टी का सवाल है। बैंक निफ्टी पर सर खरीदें 32,425 32,625 की बढ़िया रेंज, अगर इस रेंज में आए बैंक निफ्टी तो मौका मत छोड़िए। 625 पे थोड़ा ऐड कर लिया, 425 पे ले लिया और टुकड़ों में 32,300 का मजबूत सपोर्ट है, उसके ठीक नीचे 32,250 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट जो बनेंगे, 4 टारगेट बहुत छोटे वाले दीप, 700 750 800 850, तो ये 150 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रही, तो ये 4 टारगेट छोटे हो गए। उसके बाद के बड़े टारगेट बनेंगे 32,925 33,100 और 33,200 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी इस रेंज में। दूसरा तरीका ये कि कल बैंक निफ्टी ने जहां खुला सुबह 32,750 के आसपास 800 के आसपास खुल के 750 का लो बनाया, दिन भर में वो लेवल तोड़ा नहीं है। एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप 32,600 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए, ये एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है 32,600 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेगा 32,925 33,100 33,200 300 350 और बड़े टारगेट 400 550 और 600 तक के टारगेट, जो हमने अब 2 दिन पहले 600 के लेवल देखे थे 33,600 तक के, वापस वहां तक आ सकते हैं। तो एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर आप 32,600 के स्टॉप लॉस से 33,600 तक के टारगेट के लिए कर सकते हैं खरीदारी। अब आइए बेचने का मामला। अब बेचने के मामले में दीप है ना, ये समझ में नहीं आ रहा कि कहां बेचना है। 33,100 से सोचना शुरू करना है, 33,600 के जितना नजदीक बेचेंगे उतना बढ़िया है। तो मैंने आज रेंज दी है 33,100 33,200 33,400, अलग अलग टुकड़ों में आप बेच सकते हैं, 600 तक भी बेच सकते हैं कायदे से देखा जाए तो। स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ वो 33,625 का दे रहा हूँ, जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट जो बनेंगे 32,925 32,800 दो छोटे टारगेट हैं, 32,750 32,625 मीडियम टारगेट, 32,550 32,425 और 32,300 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिकवाली आपको बैंक निफ्टी में। बस बेचने के लिए सही जगह मिल जाए, क्योंकि 33,100 से लेके 33,400 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ, और 600 तक अगर पहुंच गया 33,600 तो बहुत ही परफेक्ट जगह है, 550 600 तो परफेक्ट जगह है, वहाँ आए तो पक्का ही बेचना है, बिना डरे बेचना है। और डर लगे तो स्टॉप लॉस है ही आप पर लगा नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि मैं फंस गया, फिर देखो फंसता वही आदमी जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता। चलो ठीक है, मान लिया आपको स्टॉप लॉस जो दिया और आपको लगता है कि ये स्टॉप लॉस तो सबने लगाया होगा, ट्रिगर होगा फिर ये हो जाएगा, ठीक है, वो थॉट प्रोसेस भी सही है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक ही स्टॉप लॉस निकलता है चार्ट पे, सब लगाते हैं, वो ट्रिगर होता है फिर वापस घूम जाता है, तो आप अपनी मर्जी से लगा लो, लेकिन लगाओ तो सही ना, कहीं तो लगाओ। करेक्ट, लगाना तो स्टॉप लॉस के बिना तो आप नहीं कर सकते। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो दीप 16,950 का जो शॉर्ट को स्टॉप लॉस ट्रिगर वाली जो कॉल थी वहां पे कहा कि एग्जिट कर लीजिए, आज कितना सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा। अगर आप 16,950 से निकलते तो आपने मतलब क्या नहीं मतलब बचाया, ये सोचो। बहुत बड़ी गिरावट से, बहुत बड़ी, और ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स की गिरावट से बच गए, और 2,000 पॉइंट से ज्यादा मेंटल डिप्रेशन में चला जाए। बिल्कुल, हाँ, बुरा हाल हो जाता था। तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें और लेवल्स आपके सामने। लंबे समय बाद बैंड लिस्ट में एक ओल्ड फेवरेट आ गया है, सन टीवी, फ्रेश एडिशन हो गया। वेलकम। लग रहा था पिछले कुछ समय से अटेम्प्ट कर रहा था, अब आ गया। इंडिया बुल्स, आरबीएल और सन टीवी, ये 3 स्टॉक्स वायदा बैंड में। अच्छा, आज के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? 15,500 15,500 के ऊपर निकल कर टिके तो वहां से तेजी गिनना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। तो जब तक 15,500 के नीचे आप अच्छे नहीं है, भले ऐसा लगे कि हम थोड़ा बढ़ रहे हैं, क्यों 15,500 के कॉल्स पर 72 लाख शेयर हैं, 53 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, और मंथली सीरीज जो अगले हफ्ते की है उसमें भी 15,500 पर कॉल राइटर बैठा हुआ 32 लाख शेयर लेकर, तो करीबन 1 करोड़ शेयर 1 करोड़ 5 लाख शेयर 15,500 का कॉल राइटर है, ठीक है ना। अब तो मंथली की भी बात कर सकते हैं, आज तो गुरुवार हो गया, अलाउड है। हाँ, अब शुरू हो रही है, मंथली शुरू हो रही है, तो 1 करोड़ से तो 15,500 के ऊपर निकल कर टिके तो शॉर्ट कवरिंग आएगी और तब खींचेगा मार्केट जोर से। सो 15,500 मेक और ब्रेक है ऊपर की तरफ, नीचे हल्का फुल्का सपोर्ट 15,350 15,400 पर है एफएनओ डेटा के लिहाज से, ये सिंपल सी चीज है, क्लियर है। बैंक निफ्टी, अच्छा 500 निकले तो 600 और 600 के बाद 700 पे, तो 700 पे 92 लाख शेयर कॉल राइटर खड़े हैं, तो वो तो पार होना आज बहुत ही मतलब 300 पॉइंट तो कौन सोचता है, मैं तो सोचता भी नहीं आजकल इतना 300 पॉइंट बढ़ जाए, तो अपने तो 15,500 पार करके टिक जाए तो ही बहुत है, तभी आपका 15,550 600 तक की यात्रा कर लेंगे, वहां पे रिलीफ मिल जाएगी आपको, ठीक है सर। बैंक निफ्टी 33,000 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ, 22 लाख शेयर हैं कॉल्स में, 33,000 के ऊपर निकल कर टिके तो बढ़िया शॉर्ट टर्म खरीदारी होगी। 32,500 के नीचे नहीं जाएंगे, तो ब्रॉडली 32,500 32,600 इसको ऐसे देखो
32,400 से 32,600 ये 200 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके 33,200 की 33,100 33,300 की रेंज ऊपर में बड़ी रुकावट वाली। बस ये ध्यान में रख के बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, सिंपल। चलिए, इंटरेस्टिंग सारे लेवल्स और आज की स्ट्रैटेजी सामने। वीकली एक्सपायरी का भी एक्शन भरपूर रहेगा। स्टॉक्स पर भी डालते हैं नजर, आज के खबरें और ट्रिगर्स, साथ ही ब्रोकरेजेस भी। कुशल, अरमान, आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स, खबरें क्या है? मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से कैम्स ये स्टॉक फोकस में रहेगा जो फाइनल डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया था, वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। साथ ही जाइडस लाइफ साइंस यहाँ पर फोकस रखिए, क्योंकि आज से इनका बाईबैक जो है वो शुरू होने वाला है। 6 जुलाई तक ये बाईबैक शुरू होता हुआ दिखेगा और बाईबैक का जो भाव है वो 650 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। वोडाफोन आइडिया, इनके लिए 2 अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। सबसे पहले तो जो बोर्ड बैठक थी 436 करोड़ रुपए ये जुटाने वाले हैं, ये एक अपडेट आता हुआ दिख रहा है प्रमोटर्स के जरिए, और यहाँ पर प्रेफरेंशियल बेसिस पर ये रकम जो है जुटाई जाएगी, तो यहाँ पर ये फोकस रखना है। और दूसरी जो अपडेट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सर्कुलर के जरिए बताया कि जो 4 साल का मॉरेटोरियम इनको सरकार की तरफ से मिला था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से मिला था, वो FY19 तक अब हो गया, यानी कि पहले FY17 तक ये मॉरेटोरियम दिया गया था और 2 साल इसको और बढ़ा दिया गया है। और जो टोटल अमाउंट है लगभग एस्टिमेट्स के हिसाब से वो 8,837 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। 31 मार्च 2026 ऑनवर्ड जो है इसको जो EMI है या फिर आप कह सकते हैं कि किश्तों के जरिए इस चीज का भुगतान। ग्लेनमार्क फार्मा, यहां पर भी फोकस रखिए। नेगेटिव खबर का डेवलपमेंट है। यहां पर जो इनकी हिमाचल प्रदेश में बद्दी में इनकी फैसिलिटी है, वहां पर US FDA ने इंस्पेक्शन किए थे और 13 से 22 जून के इंस्पेक्शन में इन्होंने 6 आपत्तियां पाई हैं। तो यहां पर इस वजह से हो सकता है कि आज ये स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आए। और अंत में बजाज ऑटो, यहां पर अगेन विचार किया जाएगा, बोर्ड बैठक होने वाली है कि बाईबैक का प्रस्ताव लाया जाए या नहीं। 27 जून ये डेट है जहां पर आपको फोकस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो। फाइनली बाईबैक पर अब 27 जून को दोबारा बोर्ड बैठक होने वाली है। देखते हैं इस बार क्या निकल कर आता है इसमें से। अरमान, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें आपके पास? क्वेस्कॉप और ऑलसेक टेक्नोलॉजीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड ने ऑलसेक टेक्नोलॉजीज के साथ जो अमालगमेशन स्कीम है उसको मंजूरी दे दी है और इस स्कीम के चलते ऑलसेक टेक्नोलॉजीज के 100 शेयर्स के बदले क्वेस्कॉप के 74 शेयर्स मिलेंगे। जीपीटी इंफ्रा पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी को लगभग 292 करोड़ का एक ऑर्डर मिलते हुए दिखा है और ये मेजर ब्रिजेस और व्हीकल सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मलेशिया के जो फाइटर जेट के ऑर्डर के लिए भारत प्रबल दावेदार है और भारत ने मलेशिया को तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और SU-30 जेट के स्पेयर्स रिजर्व और मेंटेनेंस के लिए उन्हें ऑफर दिया है। अंत में IRB इन्वेट फंड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो IRB पठानकोट अमृतसर टोल रोड है वहां उनको NHIA से लगभग 309 करोड़ मिलते हुए दिखे हैं, जो कि लगभग 75% है। और इसके चलते बैक स्टोरी ये है कि जो CCEA है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रिवाइवल के लिए जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको जो टोटल वैल्यू है वो बैंक गारंटी के अगेंस्ट आपको 75% रिलीज करना है और ये होता हुआ दिखा है। तो ये है आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें आज की। आइए डालते हैं नजर ब्रोकरेज एक्शन पर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, लगातार मेटल स्टॉक्स पर रिपोर्ट आ रही है। टाटा स्टील पर ब्रोकरेज हाउस की नजर बनी हुई है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट में देख रहा हूँ ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य स्वाभाविक है कि काटेंगे, ये अब सब 1940 से घटाकर 1400 रुपये कर दिया। 838 पर स्टॉक आ गया है। और ये भी देखें तो सभी ब्रोकरेज हाउस की तरह यही कह रहे कि 10 साल में 15 साल में देखें तो बैलेंस शीट इतनी मजबूत कोई नहीं थी, कभी भी नहीं थी। और इनफैक्ट जो वैल्यूएशन भी हिस्टोरिक लोज पर चल रहे हैं और जिसके चलते मान रहे हैं कि थोड़ी सी यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल सकती है कि ग्लोबली जो है रिसेशन का फियर है। ओवरवेट की रेटिंग को हालांकि इन्होंने बरकरार रखा है। ये वाली जो रिपोर्ट है टाटा स्टील की, ये सबको पढ़नी चाहिए जी। और ये बहुत, इस पे आशीष डिटेल लिंक भी एक तैयार कीजिए। जी सर। तो इन्होंने पिछले 2-3 बार के रेसिशंस का पूरा डिटेल निकाला है JP मॉर्गन ने, कि टाटा स्टील का स्टॉक 0.6 अपनी बुक वैल्यू तक आता है वर्स्ट केस सिनेरियो में, वहां से अभी 0.7 के आसपास है। तो उनका ये कहना है कि 0.7 पे भी यहाँ से ज़्यादा खराब नहीं होगा। और उसकी वजह क्योंकि नहीं तो जनरली 0.6 पर आकर बुक वैल्यू से आधे के आसपास आ जाता है तो टाटा स्टील अट्रैक्टिव हो जाता है। क्योंकि पिछले 2-3 रेसेशन में इस वक्त
उनसे कंपेयर करें तो टाटा स्टील की बैलेंस शीट सबसे ज्यादा मजबूत है। क्योंकि डेट बहुत कम किया है, पैसा जो इन्होंने बनाया, और पहले तो वो सब एक्विजिशंस और ये सब की जो समस्या थी, तो आई थिंक ये रिपोर्ट समझने और पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। और इस रिपोर्ट में उस सवाल का जवाब भी है जो कल आशु जी पूछ रहे थे मुझे, कभी मेटल शेयरों में भाव आएंगे क्या? जीरो तो नहीं हो जाएंगे? जीरो तो नहीं हो जाएंगे, इसका जवाब ये है। देखिए, मेटल पर हम लगातार बेरिश हैं, हम लगातार कह रहे हैं बेरिश होने का मतलब ये नहीं कि कंपनियां बंद हो जाएगी। भाव से बेरिश होना अलग चीज है, कंपनी की बैलेंस शीट होना अलग चीज है। तो भाव का जो करेक्शन है, आज आप एक और लिंक बनाइए, आज सारे शुगर शेयर ऊपर से 40 से 50% नीचे है। तो किसी न किसी लेवल पे आपको प्राइस से बेरिश होना है, बिजनेस से नहीं। बिजनेस से बेरिश होने में और प्राइस से बेरिश होने में बड़ा फर्क है। सो बिजनेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील की बैलेंस शीट अभी भी बहुत मजबूत है। बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो कई सारे शुगर शेयर ऐसे हैं जिनके बिजनेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन अनाप शनाप भाव पे नहीं, हर चीज एक भाव से अच्छी है, एक भाव से खराब है। सो आई थिंक आशीष ये दो लिंक बना के इस पर डिटेल रिसर्च करवाई जाए जी सर, एक टाटा स्टील पे भी और दूसरा शुगर शेयर। बिल्कुल, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोक दिया। नहीं सर, इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी देखिए सर, बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई और बढ़िया रिपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है खरीदारी किराए को अब अपग्रेड कर दिया है और लक्ष्य भी दे रहे हैं 3000 रुपये का। 2524 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है और मान रहे कि अर्निंग्स में बढ़िया यहाँ से रिबाउंड आपको देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स में भी सुधार होगा FY23 में। आदित्य बिरला AMC यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है और अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 401 रुपये पर शेयर चल रहा है, 515 रुपये का ये टारगेट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार देखें तो मार्केट शेयर ये गेन करते जा रहे हैं। इक्विटी में भी देखें, इक्विटी MFs में 6.4% का मार्केट शेयर है, जो कि आगे जाके परफॉर्म बढ़िया करेगा। फिक्स्ड इनकम और डेट में तो ये काम बढ़िया कर ही रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए 6600 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि जो करेक्शन हाल ही में आया है इसके हिसाब से अच्छा एंट्री पॉइंट बन रहा है स्टॉक में एंटर करने का। 5410 की क्लोजिंग है, 6600 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और इनसे ज्यादा बुलिश है, क्योंकि 7500 का लक्ष्य दिया है। डालमिया भारत पर जेफरी जो है खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1775 से घटाकर 1600 कर दिया है। 1247 की जो है क्लोजिंग है। टाटा मोटर्स पर क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 438 के लक्ष्य के लिए। भारतीय एयरटेल पर क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 900 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा एक्शन। काफी इंटरेस्टिंग है, हालांकि आज रिपोर्ट थोड़ी सी कम है, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी कम है, लेकिन एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशंस में और उनकी प्रेजेंस में किसी तरह की कमी नहीं है। पूरा पैनल है हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और यहाँ पे बिकवाली की राय है। कल मार्केट के अंदर लोएस्ट लेवल्स पर रिलायंस क्लोज हुआ था। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी खराब लग रहा है। 2555 का स्टॉप लॉस है। 2400 से लेकर 2433 के टारगेट के लिए रिलायंस में बिकवाली की राय है। ओके, तो रिलायंस में करें बिकवाली, ये है आपकी राय। और आज गुरुवार है, इसका पता दो चीजों से चलता है। एक तो ये कि एक दिन पहले जब हमें दीप कह देते हैं कि मिड वीक ट्रेडिंग सेशन, और दूसरा ये जब कुणाल जी टाई के बगैर आते हैं। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, बिकवाली की राय है, मैं भी बंसल जी के खेमे में हूं। बिकवाली करके चलना चाहिए। बेचना है UPL यूनाइटेड फॉस्फोरस, जिसके चार्ट पर कल हमने बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए देखा। तो अनिल जी, मुझे लगता है आज भी अगर बाजार ठीक ठाक खुलता है, उछाल मिलता है, तो वहां इसको बेचा जाए। और यहां पर अनिल जी जो स्टॉप लॉस है वो 636 रुपए पर 636 पर रखें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 600 रुपए का, 600 तक सीधा गिरना चाहिए। और उसके बाद अनिल जी 580 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है, उसके भी नीचे जाने की पूरी संभावना दिखती है। तो UPL को बेचना चाहिए। और रहा सवाल अनिल जी टाई का, तो अनिल जी देखिए जिस तरह का रिसेशन चल रहा है, तो चारों ओर रिसेशन की बातें चल रही हैं। जो सबसे यूजलेस पीस ऑफ क्लोथिंग है अनिल जी, टाई। अनिल जी देखिए, एक तो महंगी आती है और किसी भी तरह का कोई यूटिलिटी, कोई फायदा इसका नहीं है। तो अनिल जी मेरी सुझाव मानिए तो रिसेशन आने से पहले आप भी उतार दीजिए। बहुत ही बढ़िया, अच्छा आइडिया है। मेरा सवाल दूसरा है। चलिए, ये सबसे यूजलेस है और रिसेशन आई गया और आई गई, पावेल साहब ने भी कल कह दिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है पीस? कौन सा बचा के रखना है? उसका जो प्रोडक्शन है वो पेज इंडस्ट्रीज करती है अनिल जी। बस अनिल जी वो बचा रहे। थैंक गॉड, मुझे लगा कि ऐसा नहीं बोला, वेल्सपन इंडस्ट्रीज करती हैं टॉवेल। तो भगवान आपके कितना भी रेसेशन आ जाए, 3 पीस सूट बचा कर रखे।
हमारी ये शुभकामनाएं आपके लिए, कुणाल जी के लिए और बाकी सब लोगों के लिए। यूपीएल बिकवाली करने की राय। जी मुदित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी देखिए, वो टाई के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। देखिए ये टाई जब हम पहनते हैं, ये मैं एक लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, जब ये टाई हम पहनते हैं, उसकी नॉट ऐसे बांधते हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमें कुछ गलत बोलने से रोकती है, इसलिए इसका ज्यादा इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आता है। अरे वाह मोदी जी, आप तो फिलोसफी वाली भी बातें करते हैं, बढ़िया है, क्या बात है जी। बंसल जी आपको कुछ सलाह दे रहे हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, देखिए मोदी जी बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हैं। अनिल जी, अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति ना टाई पहन के शादी नहीं कर रहा होता, गलत बोल तो अनिल जी बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अनिल जी बिल्कुल नहीं। अनिल जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मोदी जी, आपका तर्क बिल्कुल, अब इसमें तो बंसल जी के सामने, अब तो बात बंसल जी बहुत दिनों बाद जो आपने सिक्सर मारा है स्टेडियम से बाहर है बॉल, गजब, शानदार। बताएं मोदी जी, पिक ऑफ द डे। देखिए पिक ऑफ द डे में हम बाय करके चलेंगे टीसीएस को, जिस पर पहले भी हमने कई बार बात करी है, और हमें इन लेवल्स पे टीसीएस काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, जिसके पोजीशनल टारगेट तो 3350 के वो इंटैक्ट है, और आज के लिए हमें लगता है 3260 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाया, लो से बाउंस बैक दिखाया, और कल जहां वोलेटिलिटी थी लेकिन स्टॉक अपने हाइस को होल्ड कर पा रहा था, तो हमें लग रहा है यहाँ पर टीसीएस में खरीदारी हो सकती है। 3260 के टारगेट्स के लिए टीसीएस को लॉन्ग करके चलेंगे। अगर ओपनिंग नोट पर कोई डिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 3260 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3190 का। ओके, 3190 के स्टॉप लॉस से टीसीएस खरीदें, 3260 ये टारगेट छोटा, 3350 बड़ा। सेठी साहब है हमारे साथ तैयार। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आज के लिए आपका पसंदीदा शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मुझे लगता है कल की मार्केट के बाद जब हम बाजार बंद हो रहे थे हमारे, तो यूएस में डाउ फ्यूचर्स अराउंड 400 पॉइंट नीचे थे, जो कि कल बहुत ही नॉमिनल वीकनेस के साथ कुछ 25-30 पॉइंट नीचे ही बंद हुए, और अभी डाउ फ्यूचर्स भी ज्यादा कमजोर नहीं है, तो मुझे लगता है बाजार में आज थोड़ा एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखना चाहिए। हालांकि खुल रहे हैं हम पॉजिटिव है, बट आजकल पता नहीं चलता वो कब नेगेटिव होता है, बट मेरा ये मानना है कि आज बाजार में थोड़ा पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। तो यहाँ पे अनिल जी, जो मेरी पिक ऑफ द डे है वो खरीदारी करने की सलाह है एक मिड कैप आईटी स्टॉक में। स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट, जो कि कल 342 पे बंद हुआ है। 350 का आज का टारगेट, 338 का स्टॉप लॉस। वैसे फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, और अपने जो हाईज है 585 वहां से काफी करेक्ट हो चुका है, और हाल ही में इन्होंने एक बाईबैक भी अनाउंसमेंट किया हुआ है, डेट्स वगैरह आनी बाकी है। 500 रुपए के भाव से कुछ 390 करोड़ का बाईबैक करना है इनको। तो मुझे लगता है ये जो लेवल्स है अच्छे लेवल्स है जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। तो आज का शॉर्ट टर्म इंट्राडे टारगेट है 350 रुपए का। तो बिरला सॉफ्ट में करें खरीदारी इंट्राडे के लिए, ये है आपके लिए सेठी साहब की पसंद का शेयर। आईटी शेयरों पर थोड़े बुलिश होते दिख रहे हैं मोदी जी। सेठी साहब आपकी लिस्ट तो लंबी होती है, बताएं सर और कौन से वायदा कारोबार के शेयर जो आपकी लिस्ट में है खरीदारी या बिकवाली के लिहाज से। बिल्कुल अनिल जी, जो और 3 स्टॉक है रडार पे जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक आफ्टर बिरला सॉफ्ट है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हो रही थी। ये भी एक डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, डिफेंस सेक्टर पे बुलिश हूँ, अच्छे लेवल्स पे है, और कुछ खबरों का भी सपोर्ट मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल मलेशिया से कुछ ऑर्डर्स की भी बात है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह 1820 के टारगेट के लिए, 1760 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। मुझे लगता है ये भी जो 390, 92, 93 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 405 रुपए का, स्टॉप लॉस 385 का। और फाइनली कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो कि एक दिग्गज फर्टिलाइजर कंपनी है, मुझे लगता है ये एग्री फोकस्ड जो थीम है वो ठीक करनी चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 925 पे बंद हुआ, 940 का टारगेट और 915 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए 3 स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सेठी साहब की एक खासियत है, खबरें सारी पता होती हैं पूरी एकदम, मतलब अगर किसी स्टॉक में कोई न्यूज है तो जब वो शो में बैठेंगे उसके पहले उनको सब पता। सेठी साहब मतलब क्या, कैसे पता करते हैं? सब पढ़ते हैं या जी बिजनेस देखने से काम हो जाता है आपका? देख के काम हो जाता है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अलर्ट रहते हैं, क्योंकि अब जैसे मलेशिया से फाइटर जेट के ऑर्डर के लिए HAL प्रबल दावेदार है, ये सेठी साहब को पता है, बहुत लोगों को नहीं होगा जी। तो लेकिन एज ए फंडामेंटल एक्सपर्ट आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो सारी खबरें अगर आप पढ़कर बैठते तो उसका असर एक अलग ही होता है।
तो इसके लिए आप बढ़ाइए। और ये आज की बात नहीं, आप हर रोज नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सारी खबरें बाजार बंद होने के बाद कल 3:30 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं देखेंगे तो आप डेली बेसिस वाले स्टॉक्स का मूवमेंट पता ही नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो सेठी साहब जो कर रहे हैं बहुत बहुत बधाई सर। आइए, वागले साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ तैयार। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है अल्केम लैबोरेटरी, जिसको बेचना है, ये एफएनओ में भी है। 2980 का बंद है, मुझे लगता है ये 3004 से ब्रेक किया है कल और मल्टीपल बॉटम्स तोड़े हैं, तो 3005-6 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 2880 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ 1 से 2 दिनों में। ओके, तो यह है आपके लिए अल्केम। फार्मा पर सेल कॉल आते हुए दिख रहा है वागले साहब की तरफ से, नजर रखेंगे इस काउंटर पर। फार्मा की बात निकली है तो ग्लेनमार्क फार्मा पर डालते हैं नजर, और सुबह खबर अच्छी नहीं आ रही है ग्लेनमार्क फार्मा के लिए। चार्ट्स पर भी राय लूंगा, उससे पहले एक बार जरा सेठी साहब से पूछा जाए। सेठी साहब, जो इनकी हिमाचल में बद्दी यूनिट है, 13 से 22 जून में वहां पर यूएसएफडीए की जांच हुई, फॉर्म 483 जारी किया गया है, 6 आपत्तियां पाई गई हैं। तो ऑफकोर्स नेगेटिव खबर तो आई है ग्लेनमार्क के लिए, कल 1.5% नीचे भी था। बताएं सर इसके बारे में। तरीके से पिटा हुआ स्टॉक है, बहुत ही मतलब नीचे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। हालांकि ये खबरें नेगेटिव है, इसका नीचे जो नेगेटिव रिएक्शन है वो देखने को मिलेगा, बट इस तरह की खबर जब ऐसे नॉर्मल माहौल में आती तो अच्छी खासी पिटाई हो सकती थी। बट मुझे लगता है थोड़ा हल्की बहुत गिरावट जरूर रहेगी, बट दैट्स ओनली देयर। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पिटाई होगी। 6 ऑब्जेक्शंस यूएसएफडीए के आए हैं, बट मुझे लगता है हल्की फुल्की पिटाई के साथ ये स्टॉक आज ट्रेड करना चाहिए। ज्यादा पिटाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी काफी गिर चुका है। ये है आपके लिए सेठी साहब की राय इस पर। बट एक बार चार्ट्स भी जरा पूछ ले। तो सेठी साहब, ऐसा मतलब रिजल्ट आने के पहले अगर बच्चे की पिटाई कर ली जाए तो मार्कशीट देखने के बाद ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बोले प्रीपेड है, पहले से पिट चुका है, पोस्ट पेड की जरूरत नहीं जी। हमारे स्टॉक मार्केट बैलेंस में तो क्या है, अगर बहुत ज्यादा पिटाई हो गई और रिजल्ट खराब भी आया तो उसके बाद वो बढ़ता है। मतलब ऐसे आप बच्चों के मामले में भी कर सकते हैं कि पिटाई ज्यादा हो गई और उतने खराब नहीं आए तो उसको मिठाई भी दी जा सकती है। काश सारे पेरेंट्स आप जितने दयालु होते। ओके। तो ग्लेनमार्क देखते हैं आज इसकी पिटाई होती है फिर मिठाई मिलती है। बट चार्ट्स पर एक बार बंसल जी राय दे दें ग्लेनमार्क की। 368 367 की कल की क्लोजिंग। दीपांशु, चार्ट भी इसका काफी खराब है, कंटिन्यूसली सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है और ऊपर में देखें तो 377 378 एक रेजिस्टेंस है। तो इन स्तरों पर उछाल पे दीपांशु बिकवाली की राय है। इसमें तो लीस्ट पुल बैक देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले एक पुल बैक आया था और कल परसों के हाइस को भी क्रैक नहीं करा है। तो बिकवाली की राय है इन स्तरों पर। तो बिकवाली की राय है इन स्तरों पर ग्लेनमार्क फार्मा। देखते हैं आज इस खबर पर कैसे ये रिएक्शन देता है आपको। रिएक्शन कई सारे और काउंटर्स में भी आएगा जहां पर आपको रखनी है नजर। और वोडाफोन आइडिया ऑफ कोर्स ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बड़ी खबरें। एक तो जो फंड रेजिंग करनी है, छोटी फंड रेज है 500 करोड़ की, इक्विटी या वारंट्स के जरिए किया जाएगा। 10.2 के लेवल पर किया जाएगा, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से सिग्निफिकेंट प्रीमियम पर आप करेंगे। 8.5 रुपए का शेयर है इस समय, 10.2 पर ये फंड रेज करने वाले हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली डीओटी से इन्हें अतिरिक्त राहत मिली है। जो इनका मॉरेटोरियम पीरियड है वो बकाये के लिए, उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये 2 साल या 4 साल का जो एक्स्ट्रा समय मिला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीटी साहब से भी इस पर राय लेंगे, उससे पहले एक बार जरा मुदित जी से चार्ट्स पर राय ले ली जाए। मुदित जी, वोडाफोन। देखिए लास्ट 2-3 सेशन से जरूर कुछ बाउंस बैक स्टॉक ने देखा है, बट अभी ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ से कुछ रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। बट 9 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है। जब 9 रुपये के ऊपर इस काउंटर में क्लोजिंग आ जाएगी उसके बाद ये काउंटर करीब 10 रुपये 50 पैसे तक की तेजी दिखा सकता है। ओवरऑल जिस तरह के स्ट्रक्चर बने एक रेंज में ही है। अगर नया ब्रेकडाउन होगा 7 रुपये 80 पैसे का, अगर उसके नीचे ये काउंटर जाता है तो फ्रेश करेक्शन आएगी 7 रुपये 80 पैसे के ऊपर और बढ़िया बाइंग 9 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आने पर देखने को मिलेगी। ओवरऑल अभी ये काउंटर एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। तो ये है आपके लिए राय वोडाफोन आइडिया पर मुदित जी की तरफ से। आइए, हमारे साथ एक और खास मेहमान हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल। सुमित बगड़िया साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी, सुप्रभात। बताएं सर, आज आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा करेक्शन का माहौल है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो सेल साइड का है। चंबल फर्टिलाइजर के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है।
चंबल फर्टिलाइजर में गिरावट और देखने को मिल सकती है। 279 टू 80 के आसपास इसके अंदर सेल करके ट्रेड करने का सलाह रहेगा। 290 का या 291 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा ट्रेडिंग के लिहाज से। और चंबल फर्टिलाइजर में जो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं 268 रुपए से लेके 262 रुपए तक के लेवल चंबल फर्टिलाइजर में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर में करें बिकवाली, ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। तो आज बिकवाली के कॉल काफी आ रहे हैं, मिक्स अच्छा मिक्स है सर दोनों। तो 228 के आसपास बेचना है और 291 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। 268 और 262 ये दो लेवल है नीचे के जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जिन पर राय ली जाए, एक सेक्टर पर भी। सिटीज ऑफ मेटल्स, जरा इस पर राय दीजिए, क्या खरीदने का समय आ रहा है? आज टाटा स्टील पर रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की। टारगेट भले उन्होंने काफ़ी तेज़ी से घटाए 1940 से 1400, लेकिन अभी भी 840 से 1400 बहुत है, बड़े हैं। तो क्या मेटल्स शेयर खरीदने का वक्त है या थोड़ा इंतजार करना है? व्यू क्या बन रहा है, आपको क्या पसंद है? देखिए अनिल जी, बहुत ही अच्छी खासी पिटाई हो गई है और उसके फंडामेंटल कारण है जिस तरीके से मेटल के प्राइसेस में मार्केट मची है, गिरावट आई, उसका असर देखने को मिला। बट पिछले साल 2 साल में जितने भी मेटल कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। ऑलमोस्ट सभी कंपनियां अपने कर्ज को बहुत लेवल तक, मतलब कई तो डेट फ्री हो गई और कई बहुत अच्छे लेवल तक इन्होंने अपने कर्ज को कम कर लिया। और अभी भी मेटल्स के जो प्राइसेस आए हैं ये कंपनियां कोई लॉस करना शुरू नहीं कर देंगी, बट प्रॉफिट्स थोड़े कम हो जाएंगे। मुझे लगता है ये जो लेवल्स आ गए हैं यहाँ पे और 5% की अगर आप डाउनसाइड के लिए तैयार हैं तो यहाँ पे स्टैगर्ड रूप से आप बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। मुझे तो लगता है इन जो कंपनियां हैं जिनमें कई सारे अब प्रोमोटर्स की भी एक्टिविटी आनी चाहिए, प्रोमोटर्स जिनके पास लीवे है खरीदारी करने का अपने स्टॉक का, मुझे लगता है वो सब भी कुछ देखने को मिलना चाहिए आने वाले दिनों में जो लेवल्स आ गए हैं। तो मेरी सलाह में तो निवेशकों को अब इन लेवल्स पे एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग शुरू करनी चाहिए। ओके, तो अब बाइंग शुरू करनी चाहिए। वैल्यू इमर्ज होती हुई दिख रही है जहां तक मेटल्स का सवाल है। टाटा स्टील, इस पर रखने हैं आपको नजर। देखते हैं कैसा आज ये काउंटर स्टॉक में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अच्छा सिरी साहब, वोडाफोन पर आपकी राय रह गई थी सर, जरा बताएं इस पर क्या राय है? फंड रेज कर रहे हैं और मोर इंपॉर्टेंटली 4 साल के बकाये के लिए और मॉरेटोरियम पीरियड इन्हें मिल रहा है, तो एक अच्छा नियर टर्म रिलीफ वहां से भी आया है। नहीं बिल्कुल दीपांशु, देखिए आज तो स्टॉक का पॉजिटिव रहना चाहिए, खबरें पॉजिटिव है। हालांकि ये जो फंड इन्फ्यूजन आ रहा है वो तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, 500 करोड़ के नीचे का, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि प्राइस उसकी करंट प्राइस से अच्छे प्रीमियम पे है, बट ये जो मॉरेटोरियम मिला है 4 साल का, डेफिनेटली उसको भी पॉजिटिवली देखना चाहिए। तो यहाँ से स्टॉक भी कल के मार्केट वाले बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो यहाँ से अच्छे अपसाइड बन सकते हैं। तो जिन्होंने लिया हुआ उनको होल्ड करने की सलाह है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस स्टॉक में मेरा कोई सलाह नहीं है कि इसमें कोई निवेशित रहना चाहिए। अगर आपको टेलीकॉम को प्ले करना है तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस वुड बी अ बेटर बेट। ओके, तो यह है आपके लिए वोडाफोन, इस पर रखिए नजर। फंड रेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑफ कोर्स मॉरेटोरियम का एक्सटेंशन या जो पीरियड बढ़ाया गया है वो एक डेफिनेटली राहत का संकेत है इसके लिए। राहत कुछ और काउंटर्स में भी आपको आती हुई दिख सकती है जहां पर हमने मूव एक्सपेक्ट करी है। हीरो मोटोकॉर्प, बोफा का अपग्रेड आया है, बाय कर दिया है, 3000 का टारगेट भी दिया है और ऑटोज वैसे भी अच्छे मोमेंटम में। कल भी हमने देखा हीरो मोटोकॉर्प भी अच्छे एक्शन में था, बजाज ऑटो भी एक्शन में था, उस पर भी एक अपडेट लेना है। फिलहाल हीरो मोटो, वागले साहब क्या रहा है इसके चार्ट पर? 2500 के ऊपर कल क्लोज हुआ। दीपांशु, मेरा मानना है इसका इमीडिएट टारगेट 2600 है, लेकिन 2600 2610 एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है, तो वो क्रॉस करेगा तो फिर ये 2750 2800 तक जाएगा, जो फिलहाल मेरा व्यू नहीं है। 2600 तक जा सकता है और ऑन द डाउन साइड 2480 ब्रेक होगा तो और वीक हो जाएगा। तो 2480 2600 ये मेरे लिए रेंज है आज और कल के लिए। तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, इस पर रखनी है नजर। बजाज ऑटो, इस पर भी एक चार्ट्स पर राय ले लेते हैं, क्योंकि जो बायबैक की बोर्ड बैठक हुई थी वहां पर कोई निर्णय नहीं आया। अब दोबारा बायबैक की बैठक ये 27 तारीख को करने वाले हैं। इस पर एक बार मुदित जी राय दें। बजाज ऑटो, देखिए चार्ट में जैसे ही इसमें 3610 का ब्रेकडाउन आएगा, स्टॉक में बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। चार्ट्स पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसकी नेक लाइन का ब्रेकडाउन 3610 पर निकलेगा। अगर ये 3610 ब्रेक कर दिया तो उसके बाद हमें लगता है इमीडिएट 3510 तक के डाउन साइड इस काउंटर में देखने को मिलेगी। तो चार्ट अच्छे नहीं है, इसमें करेक्शन ही आती हुई नजर आएगी। 3610 के नीचे हम फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे 3500 3510 तक के टारगेट्स के लिए।
तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो, इस पर रखनी नजर, हीरो मोटो पर रखनी नजर, मेटल काउंटर्स फोकस में रहेंगे, बैंक्स ऑफ कोर्स रेडार पर हैं। देखते हैं आज बाजार किस डायरेक्शन को चूज करता है। फिलहाल 50 अंक ऊपर है एसजीएक्स।